हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। मतलब इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथ के प्रश्नावली 1.1 कहिए चाहे 1A कहिए, इसके पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले एक दो नियम हम समझा देते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे। जैसे चूँकि हम इस लेसन में शुरू कर रहे हैं धन पूर्णांक। इस लेसन में हम क्या शुरू कर रहे हैं? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक का मतलब होता है पूरी संख्या। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, फिर से आप एक बार समझ लीजिए। धन पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, पूरा अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब के सब क्या है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक के अलावा ऋण पूर्णांक भी होता है, -1 -2 -3 -4, लेकिन इस लेसन में हम सिर्फ बात करेंगे धन पूर्णांक की। ठीक है, तो धन पूर्णांक 1 से लेकर अनंत तक की संख्या होती है जो धनात्मक हो, और पूर्णांक मतलब पूरा अंक हो, दशमलव न हो, भिन्न न हो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक कुछ नियमों का पालन करते हैं। जो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक में 4 संक्रियाएं होती हैं, आप जानते हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये जो 4 संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये जो संक्रियाएं हैं ये कुछ नियमों का पालन करती हैं, और वो नियम हम आपको समझा देते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहला नियम की बात करें, वो है संवरक नियम। संवरक नियम, संवरक नियम का मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 पूर्णांक है, एक 4 और एक 5। ठीक है, 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। हमने 4 को और 5 को जोड़ दिया। 4 और 5 को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। जब हम 4 और 5 को जोड़े तो रिजल्ट कितना आया? 9। यहाँ हमको एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, और जो इनका योगफल आ रहा है वो भी एक पूर्णांक आ रहा है। मतलब कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल भी एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यही है संवरक नियम। संवरक नियम के अनुसार संवरक नियम क्या कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो योगफल है वो सदैव धन पूर्णांक होगा। हो रहा है, होता भी है। आप 4 + 5 जोड़िए, 9 आ जाएगा। 3 + 8 जोड़िए, 3 + 8 11 हो जाएगा। आप 10 + 15 जोड़िए, 25। सब के सब क्या है? धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर हमेशा धन पूर्णांक मिलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो जोड़ है वो संवरक नियम का पालन करता है। जोड़ जो है संवरक नियम का पालन करता है। अब देखते हैं कि घटाव पालन कर रहा है कि नहीं जो संवरक नियम का। तो संवरक नियम का मतलब ये हुआ कि हम जिन 2 क्रियाओं से संक्रिया करा रहे हैं, जिन 2 अंकों से संक्रिया करा रहे हैं, तो रिजल्ट भी उसी तरह का मिलना चाहिए। जैसे यहाँ 2 हम पूर्णांक को जोड़े तो जो हमारा रिजल्ट मिला वो पूर्णांक मिला। हम यहाँ पर 2 धन पूर्णांकों को घटा रहे हैं, 10 में से 5 गया तो 5। तो 2 धन पूर्णांकों को हमने घटाया तो धन पूर्णांक तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये जरूरी है? मान लीजिए कि 5 धन पूर्णांक में से हम 10 धन पूर्णांक अगर घटाएं तब तो रिजल्ट आ जाएगा ऋण पूर्णांक। इसका मतलब कि संवरक नियम घटाव में हमेशा लागू नहीं होता है। कभी लागू होता है, कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लागू हो रहा है, यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। लेकिन जोड़ में तो संवरक नियम हर हाल में लागू होगा। धन पूर्णांकों के जोड़ में संवरक नियम हर हाल में लागू होता है, घटाव में हमेशा लागू नहीं होता है। हाँ, फिर गुणा की अगर बात करें तो 4 एक धन पूर्णांक है, 6 एक धन पूर्णांक है, जोड़ेंगे तो 6 चौके 24 एक धन पूर्णांक मिलेगा। तो संवरक नियम जो है वो जोड़ में लागू होगा और गुणा में लागू होगा, भाग में लागू नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? देखिए, यह एक धन पूर्णांक, यह भी एक धन पूर्णांक। अगर हम भाग दे दें तो 3 चौके 12 4 आएगा। लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा जो है धन पूर्णांक ही आएगा? नहीं, दशमलव भी आ सकता है। दशमलव आ गया, जैसे देखिए 10 है, हम भाग कर दिए 3 से, अभी तो कटेगा नहीं, 3.3333 आता जाएगा। तो 2 धन पूर्णांक का भागफल सदैव धन पूर्णांक नहीं होता है। इसका मतलब कि यहाँ भी संवरक नियम लागू नहीं होगा। तो संवरक नियम कहाँ लागू होगा? जोड़ में और गुणा में। उसी तरह है एक अलग से एक और नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि 2 संख्याओं को
दो संख्याओं को, चूँकि यहाँ पर सिर्फ धन पूर्णांक की बात हो रही है, तो दो धन पूर्णांकों को अगर हम जोड़ें तो एक धन पूर्णांक मिलेगा, लेकिन अगर उनके क्रम को उल्टा करके जोड़े तब भी वही धन पूर्णांक मिलेगा। जैसे 11 प्लस 12 मिला के हो गया 23, तो 11 प्लस 12 कीजिए चाहे 12 प्लस 11 कीजिए, रिजल्ट आपका क्या मिलेगा? 23 ही मिलेगा। ये क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि हम क्रम को उलट दे तो रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़े, क्रम को उलट दिया जाए तो रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़े, उसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो 11 प्लस 12 या 12 प्लस 11 रिजल्ट दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। लेकिन घटाव में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। घटाव में अगर 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आएगा, और 3 माइनस 10 कर देंगे तो -7 आ जाएगा। रिजल्ट क्या हो गया? बदल गया। मतलब कि जो क्रम विनिमय नियम है वो घटाव पर लागू नहीं होता है। हाँ, लेकिन गुणा पर लागू होता है। गुणा पर देखिए 3 गुणे 5 कीजिए चाहे 5 गुणे 3 कीजिए, रिजल्ट दोनों का बराबर आएगा। तो जो संबरक नियम है वो भी पूर्णतः जोड़ पर लागू होता है, संबरक नियम है वो गुणा पर भी लागू होता है। संबरक नियम पूरी तरह से घटाव पर और भाग पर लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम की बात करें तो क्रम विनिमय नियम जोड़ पर लागू होता है, क्रम विनिमय नियम गुणा पर लागू होता है, लेकिन क्रम विनिमय नियम घटाव में और भाग में लागू नहीं होता है। क्योंकि देख लीजिए, अगर यहाँ हम 3 से 12 में भाग किए हैं और 3 में 12 से भाग करें तो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम भाग में और घटाव में लागू नहीं होता है, सिर्फ कहाँ होता है? जोड़ में और गुणा में। इसी तरह यह है एक साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब क्या है? जैसे 3 संख्याओं को मान लीजिए हमको जोड़ना है, 3 संख्याओं को जोड़ना है। अब इन 3 संख्याओं में किसी को भी 2 को पहले जोड़ दीजिए, 1 को बाद में जोड़िए। 6 3 9, 9 5 14, या 6 5 11 को पहले जोड़ लीजिए, 3 को बाद में जोड़िए, तब भी रिजल्ट 14 आएगा। या 3 5 8 को जोड़ लीजिए पहले और तब 6 जोड़िए, तभी रिजल्ट क्या आएगा? 14 आएगा। मतलब कि किसी भी 2 को जोड़ लेने के बाद हम तीसरा जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। किसी को भी एक साथ ले सकते हैं, जबकि घटाव में ऐसा नहीं होता है। घटाव में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, गुणा में होगा। 2 3 6, 6 5 30। अब चाहे 2 3 का 1 में गुणा करके 2 3 6 और तब 5 का गुणा कीजिए तब वो 30 आएगा। 5 3 15, आप 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 15 दूना तभी 30 आएगा। 2 5 10, 10 3 30, तभी 30 आएगा। तो किसी को 2 को एक साथ गुणा करके और हम तीसरे में गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। तो ये साहचर्य नियम जोड़ में भी लागू हो रहा है और गुणा में भी लागू हो रहा है। हाँ, भाग में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो साहचर्य नियम भाग में नहीं लागू हुआ। हाँ, अब बात करते हैं वितरण नियम की। वितरण नियम का मतलब क्या होता है? वितरण नियम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा देख लीजिए वितरण नियम का मतलब क्या है। जैसे हम कहें कि 3 गुणे 6 प्लस 5 है, तो वितरण नियम का मतलब क्या है कि हम इनका बंटवारा करके तब इसको हल करें। तो बंटवारा कैसे होगा? 3 का पहले 6 में गुणा करेंगे, 3 गुणे 6 प्लस 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 गुणे 5, रिजल्ट कितना आएगा? 6 3 18, 5 3 15। ठीक है, 18 15 हो गया 33, 18 15 33। तो चाहे हम बंटवारा करके कैलकुलेट करें तभी वो 33 आ रहा है, या यही जैसे है वैसे ही क्या करें? जोड़ लें और तब गुणा करें। तो 6 5 11, 11 3 33। तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या है? बराबर है। तो इसको बोलते हैं वितरण नियम। वितरण का मतलब क्या है? बंटवारा कर देना। तो हम चाहे बंटवारा करके कैलकुलेट करें या यहीं पर जोड़ लें तब गुणा करें, तो इसको बोलेंगे वितरण नियम। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम। और अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और प्रश्नावली 1.1 को शुरू करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और हम लोग का एक्सरसाइज ये इस वीडियो में ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से पढ़िए जिससे आपको समझ में आए। और देखिए, मैथमेटिक्स जो है जल्दीबाजी की चीज़ है नहीं। मैथमेटिक्स में आप जितना शांत होकर, जितना धैर्य से, जितना आराम से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो मैथमेटिक्स में जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ 15 सेकेंड का शॉर्ट वीडियो तो देख नहीं रहे हैं कि तुरंत स्क्रॉल करते जाएं। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई पर समय देना पड़ेगा।
तो मैथ को या फिजिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को आप 15 सेकेंड का वीडियो मत समझिए, थोड़ा सा आधा घंटा, 25 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का वीडियो हो सकता है, तो आप बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका कंसेप्ट भी एकदम क्या होगा, क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम मनोहर रे के बुक से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कुछ अरिहंत के अच्छे क्वेश्चन को देख लेंगे। एनसीईआरटी तो हम लोग सॉल्व इसी में कर लेंगे। तो तीनों बुक्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल मनोहर का हम पूरा यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मनोहर और एनसीईआरटी पूरा। तो प्रश्नावली 1A में जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नावली 1A में जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच, ध्यान देना है, 20 और 40 के बीच में, मतलब 20 के बाद इधर 40 के पहले, माने 20 और 40 के बीच में हमको समस्त धन, सम धन पूर्णांक लिखना है, सम संख्या लिखना है। तो 20 के बाद वाला सम संख्या कौन है, 22 है, उसके बाद 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, उसके बाद 40। 40 को लिखना नहीं है, हमको 20 और 40 के बीच का लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला आंसर, बहुत आसान सा है। फिर कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य का मतलब होता है कि वो किसी से नहीं कटे, एक खुद से कटे, एक 1 से कटे, 1 से तो सब कट जाता है। तो 1 से 10 तक, इसमें 1 और 10 को इन्वॉल्व करके कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक, तो 1 तो खुद अभाज्य संख्या में आएगा, ये किसी से नहीं कटता है, खुद से कटता है। उसके बाद से 2 आ जाएगा, 2 भी किसी से नहीं कटेगा, हालांकि 2 सम संख्या के अंतर्गत भी आता है, तो 2 भी हो जाएगा इसमें, 2 सम भी है, 2 अभाज्य भी है। 3 भी हो जाएगा, किसी से नहीं कटेगा। 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, फिर 6 नहीं होगा क्योंकि 6 2 से और 3 से दोनों से कट जाता है। 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 किसी से नहीं कटेगा। 8 कट जाएगा 2 से, 4 से, तो 8 नहीं होगा। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो भी अभाज्य नहीं है। और 10 भी अभाज्य नहीं है। तो ये हमारा 1 2 3 5 7 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं और आसान क्वेश्चन है और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद है 2a+1 का क्रमानुयायी। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न है कि 2a+1 का क्रमानुयायी। क्रमानुयायी का मतलब होता है कि क्रम में आने वाला। तो 2+1 के क्रम में आने वाला मतलब कि उसके एक आगे वाला संख्या हम लोग को लिखना है। तो किसी भी संख्या के आगे वाला संख्या प्राप्त करने के लिए, ये संख्या हो गया, इसके आगे वाला संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एक उसमें जोड़ देते हैं। जैसे 4 का आगे वाला संख्या प्राप्त करना है तो 1 जोड़ देंगे, 5 मिल जाएगा। 5 के आगे वाला संख्या प्राप्त करना है तो 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 मिल जाएगा। जो भी आगे वाला संख्या प्राप्त करना है 1 जोड़ते जाना है। तो 2a+1 था, इसमें 1 जोड़ दिए तो 2a+ क्या हो गया, 2 हो गया। चाहे तो 2 कॉमन करके a+1 कर सकते हैं, एक संख्या हो गया। अब कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो पहले समझ लीजिए योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसा संख्या जिसको हम दिए गए संख्या में जोड़ें तो 0 आ जाए। ऐसा संख्या जिसको हम दिए गए संख्या में जोड़े तो 0 आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। जैसे 5, अब 5 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 5 में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 6 में क्या जोड़ें तो 0 आ जाए, तो 6 में -6 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो 1/2 में -1/2 जोड़ देंगे तो 0 आएगा। तो अगर किसी धनात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो वही संख्या निगेटिव में आ जाएगा, और अगर किसी निगेटिव संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो वही संख्या पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 - मिलकर क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो अगर 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कह रहा है तो धनात्मक संख्या 2/3 और 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -2/3। अब वही -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम 2/3। धनात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होता है।
ये ध्यान देना है आपको। अगर हम कहें कि -4/5 का योगात्मक प्रतिलोम तो +4/5 जो रहेगा उसी का चिन्ह उल्टा कर देंगे, योगात्मक प्रतिलोम मिल गया हमारा। आसान क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि हम उस संख्या में एक ऐसे संख्या से गुणा करें कि रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। हम दिए गए संख्या में एक ऐसे संख्या से गुणा करें कि रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 1/2 है। अब 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो सिंपल है, इसमें हम ऐसे संख्या से गुणा करें कि उसका मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 2/1, इसी का व्युत्क्रम उल्टा कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1। तो जिसका भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होगा बस उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकाल देंगे, व्युत्क्रम निकाल देंगे। 1/5 का 5/1 हो जाएगा। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 हो जाएगा। 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/9 हो जाएगा, उसी को उल्टा कर देना है, हो जाएगा। 6 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/6। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2, जो भी है उसका व्युत्क्रम कर देंगे, हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपका कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, -5 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/5। क्योंकि आप -5 में -1/5 से गुणा करा देंगे तो ये 1 से 1, 5 से 5 कट गया, यहाँ 1 आएगा, -1 × -1 रिजल्ट आ गया +1। तो गुणात्मक प्रतिलोम है क्या, तो गुणात्मक प्रतिलोम एक ऐसी संख्या है जिससे दी गई संख्या में गुणा करने पर रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया 5 क्वेश्चन। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां कि P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। P + Q का योगात्मक प्रतिलोम और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम। तो पहले P + Q का लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो P + Q का योगात्मक प्रतिलोम, P + Q का योगात्मक प्रतिलोम, तो इसी का माइनस P + Q, सिंपल है। और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम, P - Q का योगात्मक प्रतिलोम माइनस P - Q। हालांकि -P - Q को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, -P + Q, तो इसको हम लिख सकते हैं Q - P। Q को पहले लिख दिए, P को लास्ट में लिख दिए, तो इसको Q - P लिख सकते हैं। और इसको अगर चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं -P - Q। तो ये इसके क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम को फिर से हम बता दें कि जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसी के चिन्ह का व्युत्क्रम उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। 5 का -5 हो जाएगा, P का -P हो जाएगा, R का -R हो जाएगा, -Q का +Q हो जाएगा। तो चिन्ह की ओर बदल देते हैं, संख्या वही रहता है, वही क्या हो जाता है, योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि x के किस मान के लिए x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2, x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x कथन सत्य है। तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि x के बदले में क्या होने वाला है। ये इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, उसके बदले में x है। इसका मतलब कि x के बदले में क्या है, 2 है। जैसे ही 2 हो जाएगा तो हो जाएगा बराबर, क्योंकि देखिए 3 दूना 6, 6 × 5 = 30। अब इधर 5 × 3 = 15 है,
हमको दोनों ओर बराबर चाहिए, दोनों ओर 30 होना चाहिए। तब 5 3 15 है, तो x के बदले में क्या होना चाहिए कि 30 आ जाए, तो 15 दूना 30, 2 होना चाहिए। तो x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद अगला है कि पूर्णांकों में कौन सी ऐसी संख्या है जो स्वयं के योज्य प्रतिलोम है। पूर्णांकों में कौन सी ऐसी संख्या है जो खुद का ही योज्य प्रतिलोम है, मतलब योगात्मक प्रतिलोम है। तो ध्यान दीजिएगा, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए कि अब हम कहें कि 10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 10 का योगात्मक प्रतिलोम -10 होगा, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -20 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो +20 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो उसी तरह हमको एक ऐसा संख्या बताना है जिसमें हम उसका योज्य प्रतिलोम कितना आ जाए, 0 आ जाए। 0 नहीं, योज्य प्रतिलोम खुद वो संख्या ही हो। तो ध्यान दीजिएगा, वो संख्या क्या है, 0 है। वो संख्या क्या है, 0। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 होता है, क्योंकि 0 में हम जब 0 जोड़ेंगे तभी क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में हम बाकी कोई ऐसी संख्या जोड़ देंगे तो कभी भी वो 0 नहीं आएगा। तो 0 क्या है, खुद का योज्य प्रतिलोम है। ध्यान दीजिएगा, 0 खुद का क्या है, योज्य प्रतिलोम है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा, a एक समधन पूर्णांक है। जो a है वो क्या है, समधन पूर्णांक। a क्या है, समधन पूर्णांक है। तो संख्या a-1 a+1 सम है या विषम। देखिए, संख्या a-1 इंटू a+1 सम है या विषम। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा ऑलरेडी क्या है, समधन पूर्णांक है। अब समधन पूर्णांक में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 से कम तो होगा नहीं। तो अगर संख्या हमारा a जो है समधन पूर्णांक है तो क्या हो सकता है, 2 4 6 8 ही हो सकता है। मतलब a का मान हो सकता है 2 4 6 8, कुछ भी हो सकता है। चलिए इसमें से छोटा संख्या एक लेते हैं, 2 रख के चेक करते क्या आ रहा है। तो 2 - 1 और 2 + 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 और 2 1, बीच में गुणा है तो 3। ये तो विषम संख्या आ गया। 1 के सम होते हुए क्या आ गया, रिजल्ट हमारा विषम संख्या। एक बार और ट्राई करते हैं, 4 रख के, 4 रखिए, 4 रखिए, 4 रखिए। तो 4 - 1 और 4 + 1, तो 4 - 1 3 और 4 + 1 5 और फिर 5 3 15। ये तो विषम संख्या आ रही है। मतलब कि ये अगर समधन पूर्णांक है तो ये जो संख्या होगा ये कैसा होगा, विषम होगा, क्योंकि विषम ही आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10वां क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। क्या बात है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है। कुछ नहीं करना है, संख्या रेखा खींच देना है। यहाँ हो गया 0, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2, हालांकि माइनस में जाना नहीं है। इधर हो गया 1 2 3 4 5, छोटा हो रहा है जी, 6 7, छोटा हो गया। चलिए यहाँ बनाते हैं 5 और 7 का योग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। किसका इसका योग दिखाना है, 5 और 7 का। तो पहले चलिए 0 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, और यहाँ से 7 और आगे बढ़िए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 12 पर पहुँच गए। इसका मतलब कि 5 ये हो गया, 7 ये हो गया, और 5 7 का योगफल कितना आ गया, ये आपका हो गया 12। 5 7 का योगफल कितना हो गया, 12 हो गया। छोटा क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में लिख रहा है, ये सत्य असत्य छांटने के लिए है, मैंने हमको ये बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो 11 नंबर है
कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ध्यान देना, दो धन अभाज्य संख्याओं अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। इसको चेक कर लेते हैं। अभाज्य संख्या मान लीजिए कि एक 3 आ गया, एक 5 आ गया, तो 3 5 का गुणन क्या आ जाएगा, 5 3 15। ये कहाँ अभाज्य है? ये तो 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। तो सदैव तो नहीं होता, कभी कभार हो जाता होगा, सदैव नहीं होगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमको लगता है कि कभी भी अभाज्य नहीं होगा। जब गुणनफल हो गया तो अभाज्य कहाँ से हो गया? तो ये असत्य है। दूसरा नंबर है कि दो अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो दो अभाज्य पूर्णांकों का योग अभाज्य नहीं होता है। दो अभाज्य पूर्णांकों का योग अगर निकालें तो हमको लगता है कि सम संख्या आ जाएगा। दो अभाज्य पूर्णांक, एक 13 हो गया, एक मान लीजिए 17 हो गया। 13 17 कितना हो गया, 30 हो गया, तो सम संख्या आ गया। ये अभाज्य है, लेकिन इनका योग हमेशा अभाज्य नहीं होगा। ये भी असत्य है। सी कह रहा है कि यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तो ए प्लस बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। हाँ, ये सही है। अगर दो संख्याएं ऋणात्मक हैं, जैसे -3 -5, तो इनका योग निकालेंगे तो रिजल्ट भी आपका -8 आएगा। तो योगफल तो ऋणात्मक होगा। तो ये आपका सी वाला जो है ऑप्शन सही होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, ए और बी ये दोनों निगेटिव हैं, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो अगर इनको जोड़ देंगे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ये सही है। 12 नंबर है कि यदि ए स्मॉल ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि a इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3। देखिए, a इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, a इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ये तीन संख्याएं हैं। a इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3। हमको ये बताना है कि यदि ये धन पूर्णांक है, जो a है वो क्या है, धन पूर्णांक। ये हमारा क्या है, धन पूर्णांक। यदि a धन पूर्णांक है तो हमको दिखाना है कि जो ये संख्या बनेगा धन पूर्णांक रखने पर, वो 24 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। तो अगर ये धन पूर्णांक है तो हमको ये दिखाना है कि 24 से पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि a का मान कितना है, 1 है, क्योंकि 1 भी हमारा क्या है, धन पूर्णांक है। तो a इक्वल टू अगर 1 रखिए तो यहाँ पर रखिए 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3। रिजल्ट क्या आएगा, 1 1 2, 2 1 2, 2 1 3, 3 1 4, तो 4 3 12, 12 दूना 24। रिजल्ट कितना आ गया, 24। अब 24 तो 24 से कटेगा, ये जो है किससे विभाज्य है, 24 से हमको दिखाना है। तो अगर हम a इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो 24 से कट जा रहा है, क्योंकि 24 आ रहा है, 24 से 24 आराम से कट जाएगा। अगर a का मान 2 रखें, 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 3 हो जाएगा 5। तो अब ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 चौके 24, और 24 बचे हो गया 120, और 120 भी किससे कट जाता है, 24 से कट जाता है आराम से। आगे भी आप 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, संख्याएं क्या हो जाएंगी, जो भी संख्या मिलेगा 24 से क्या हो जाएगा, कटता जाएगा। वही हमको कहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि स्मॉल a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कि इसमें जो a है वो सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक, और जो b है वो है विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। एक है सम धन पूर्णांक और एक है विषम धन पूर्णांक, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी सम होगी। अब नीचे संख्या दे रहा है, कह रहा है a स्क्वायर, b स्क्वायर, a प्लस बी, a गुणे b, a इंटू ए प्लस 1,
b इंटू बी प्लस 1। कह रहा है कि इसमें बताइए कौन कौन सम होगा। हम निकाल के चेक करते हैं। तो अपने मन से कुछ देर के लिए हम a को 2 मान लेते हैं, सम धन पूर्णांक है तो नॉर्मली 2 मान लेते हैं, और ये विषम धन पूर्णांक है तो b को क्या मान लेते हैं 3, और देखते हैं कि इस पे कौन कौन सम आ रहा है, कौन कौन विषम आ रहा है। तो a के बदले में जब 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये कैसा मिल गया, सम मिल गया। b रखेंगे तो b के बदले में 3 रख रहे हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये क्या मिल गया, ये हमको मिल गया विषम। a के बदले में 2 रखे हैं, b के बदले में 3 रखे हैं, तो 2 + 3 हो गया 5, और ये मिल जाएगा विषम। a के बदले में 2, b के बदले में 3, 2 3 6, ये हो गया सम। a के बदले में 2 गुणे 2 + 1, तो 2 1 3, 3 दूना 6, ये हो गया सम। b के बदले में 3 है तो 3 गुणे 3 + 1, 3 + 1, तो 3 + 1 4, और 4 3 12, ये क्या हो गया सम। आपको ध्यान देना है कि सिर्फ 2 संख्याएं हैं जो विषम आ रही हैं, बाकी सभी की सभी संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2 और 3 ही रखेंगे, आप 2 और 3 के अलावा और कुछ रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि a के बदले में सम रखा जाएगा और b के बदले में विषम रखा जाएगा। a के बदले में सम और b के बदले में जब विषम रखेंगे तो पहला और यहाँ से चौथा, पांचवा और छठवां, ये आपका सम मिलेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब एक लास्ट इसमें 14 नंबर जो क्वेश्चन है, उस 14 नंबर को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज समाप्त। 14 नंबर में है, लिखा है कि धन पूर्णांकों के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो 3 गुणे 8 + 7 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7, ये कथन सत्य है। 3 का 8 में गुणा, 3 का 7 में गुणा, फिर जोड़ दे, ये कथन सत्य है। लेकिन किस नियम के अंतर्गत सत्य है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वितरण नियम है। कौन सा नियम है, वितरण नियम। ये वितरण नियम के अंतर्गत ये सत्य है। तो ये सत्य है, लेकिन किस नियम के अंतर्गत, वितरण नियम, बंटन नियम जिसको बोलते हैं, वितरण नियम। उसके बाद से दूसरा है कि 3 + 5 + 9 = 3 + 5, पहले इसको जोड़ दिया गया, फिर बाद में 9 को जोड़ा जा रहा है। तो ये आपका है साहचर्य नियम। किस नियम के अंतर्गत ये सही है, तो ये साहचर्य नियम के अंतर्गत सही है। उसके बाद है 3 × 2 2 × 3, 3 × 2 = 2 × 3, ये भी सही है, लेकिन ये सही है किसके अंतर्गत, ये क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत सही है, गुणा का क्रम विनिमय नियम शुरू में बताए थे। उसके बाद 3 × 5 a × 5, 3 × 5 = a × 5, और यहाँ a का मान क्या है, 3 है, तो ये भी सत्य है। a का मान 3 होगा तभी तो 5 3 15 3 5 15 दोनों बराबर होगा, तो ये क्रम विनिमय नियम के आधार पर ये सही है। और अब कह रहा है 15वां नंबर क्वेश्चन कि संख्या रेखा पर -5, -2 0 1 2 5, इनको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो बहुत छोटा काम है, एक संख्या रेखा इस तरह से खींच देंगे। -5 दिखाना है तो इधर 0, इधर +1 2, इधर आ जाइए लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5, चलेंगे तो -6 भी मिलेगा। तो हमको मात्र 0 से कहाँ तक दिखाना है, -5 तक दिखाना है, हो गया -5, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब छोटे बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, तो ये आपका 15 क्वेश्चन, यहाँ से 15 क्वेश्चन पूरा हो गया और आपका प्रश्नावली 1 एक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1B को कंप्लीट करेंगे, और हम डेली एक वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे क्लास 9th के लिए। और ये वीडियो सिर्फ क्लास 9th के लिए ही नहीं, यदि आप किसी भी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।